जानने की कोशिश करेंगे। निरंजन पोद्दार साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है और लोग भी चर्चा का हिस्सा रहेंगे। आपका इस्तकबाल है सर सलाम टीवी में। सबसे निरंजन पोद्दार साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आपसे समझने की कोशिश करूंगी। महाराष्ट्र की सियासत में मुस्लिम फैक्टर, मुस्लिमों से जुड़ी जो भी मजहबी इमारतें हैं या मजहबी मकामात हैं, उनसे जुड़ी जो खबरें सामने आना और उसको हवा देना खुद बीजेपी लीडरान के जरिए, किस तरफ राजनीति को जाते हुए देख रही हैं आप? देखिए, आज की तारीख में भारतीय राजनीति के अंदर आपको एक चीज दिखाई देगी और वो ये है कि आज की तारीख में मुस्लिम जो वर्ग है वो कहीं ना कहीं राजनीति के अंदर आज एक केंद्र बिंदु बन गया है। और विशेषकर अगर सत्ताधारी दल की बात करें तो उसके अंदर केवल और केवल दूसरी पार्टियों से माइलेज का ही चक्कर नहीं है, अपनी पार्टी के अंदर भी, यानी कि स्वयं भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी जिस तरीके से राजनीति में प्रतिस्पर्धा होती है, एक प्रचार पाने की राजनीति में प्रतिस्पर्धा होती है, राजनीति में अपने प्रतिद्वंदियों को पीछे धकेलने की, तो आज जिस तरीके से मुस्लिम समाज को एक गिनी पिग की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि अपनी राजनीतिक कद बढ़ाने के चक्कर में, या यूं कहें कि एक सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में, जबकि इनको ये चीज समझ में नहीं आ रही कि इस उन्माद से समाज के अंदर क्या इफेक्ट हो रहा है। भाई आप ये बताइए कि आज से पहले जो मस्जिदें हैं उसके अंदर लाउड स्पीकर जो बजता था, तो आज से पहले क्या वहां पे जनजीवन सामान्य तौर पे नहीं चल रहा था? आज से पहले वहां पे क्या कितने लोग बहरे हो गए, कितने लोग वहां पे अपनी जान गंवा बैठे, कितना समाज का क्या नुकसान हो गया, कृपया आप ये बताने का कष्ट करें। आपको अचानक पता चला कि 50 मस्जिदों के ऊपर अवैध रूप से लाउड स्पीकर लगा, और ये किरीट सोमैया जैसे जो नेता है, इनके पास करने धरने को तो कुछ है नहीं। इनके पास केवल और केवल समाज के अंदर एक विभेद पैदा करना, एक उन्माद पैदा करना और अपने आप को कहीं ना कहीं टीवी चैनल के अंदर या खबरों के अंदर अपने आप को बनाए रखना। और उसके बाद में सबसे बड़ी विडंबना ये है कि मैं देख करके बड़ा मुझे अचंभित होता है, या यूं कहीं कि बड़ी वेदना होती है कि आज की तारीख में जो हमारा जो मीडिया है, जिसका काम लोकतंत्र का एक प्रहरी का काम था, वो कहीं ना कहीं आज की तारीख में इन चीजों को लेकर के और इतना बड़ा विषय बना करके और टीवी चैनल के अंदर लगातार पूरे दिन इन चीजों के ऊपर बहस होती रहती है। जो जनता के जो असली मसाइल हैं, जो जनता के रोजगार का मसाइल है, जो जनता के सर्वाइवल का मसाइल है, जो समाज के अंदर जो विकास का मसाइल है, उन मसाइल के ऊपर कोई चर्चा नहीं होती, केवल हिंदू मुसलमान पे चर्चा होती है। अरे भाई ठीक है, जहां पे जो आदमी अपराध करता है, जो आदमी गलत करता है, जो आदमी असामाजिक कार्य करता है, आप उसको दंडित कीजिए, कानून के हिसाब से उसको सजा दीजिए, आपको कहीं कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला नहीं है। लेकिन ये क्या मतलब हो गया कि ऐसे है वैसे। और इसके अंदर देखिए, मैं अभी जो बता रहा था कि तमाम जो मीडिया जो है वो जिसका काम प्रहरी का था, लोगों को जागरूक करने का था, वो आज या तो दरबारी हो गया या व्यापारी हो गया। तो जो ये एक लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी विषम परिस्थिति है। और जब कोई आदमी इन चीजों के ऊपर अपने स्वतंत्र विचार रखता है, तो समाज के अंदर आज एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हो गया जो कहता है जी तुम पाकिस्तान चले जाओ, तुम ये चले जाओ, तुम जो है गद्दार हो, तुम हिंदू धर्म के वो नहीं हो, तुम ये नहीं हो। भाई कहां लेके जाओगे आप समाज को? इसी समाज के अंदर आपके बच्चे पलने, क्योंकि किरीट सोमैया का या भारतीय जनता पार्टी के किसी विधायक का या सांसद का या मंत्री का कहीं कुछ नहीं बिगड़ना एक आम सामान्य व्यक्ति का है, चाहे वो हिंदू का बेटा हो, चाहे वो मुसलमान का बेटा हो, चाहे सिख का बेटा हो, चाहे ईसाई का बेटा हो। क्योंकि समाज के अंदर उसी को एक समझ लीजिए सामान्य जीवन जीने के लिए ना उसके पास कोई इतना बड़ा धन है, उसको रोजगार चाहिए, उसको समाज के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे उसके अंदर बिजली की है, पानी की है, स्वास्थ्य की है, सेवा की है, रोजगार की है, पोषण की है, कुपोषण की है, सारी की सारी व्यवस्थाओं की उसको जरूरत पड़ती है। और आज की तारीख में आपको यह भी समझ में आना चाहिए कि जिस तरीके से समाज के अंदर एक विभेद उत्पन्न हो रहा है, कई बार तो ऐसा लगता है कि अब ये जो देश है, ये देश आगे जाकर के कहां ठहरेगा? क्या इस देश का एक विभाजन और होगा? अगर विभाजन नहीं होगा तो जिस तरीके से राजनीति को आगे ले जाया जा रहा है, इसी की पूरी परिणति के बारे में सोचता हूं तो ये लगता है क्या ये जो 25 करोड़ की जो पॉपुलेशन है, यानी कि दूसरा सबसे बड़ा जो इस देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, मुस्लिम वर्ग, क्या उनको क्वारंटाइन कर दिया जाएगा? उनको क्या अलग से डाल दिया जाएगा? भाई आप करना ये सवाल हम निरंजन पोद्दार साहब
सियासी जमातें जब चाहें जिस मुद्दे को उठा ले, लेकिन जब क्रॉस क्वेश्चन उनसे किया जाए कि आपकी नजर क्यों नहीं पड़ी, एक बीजेपी लीडर की नजर पड़ जाती है लेकिन प्रशासन की नजर नहीं पड़ती है 72 मस्जिदों के ऊपर कि कितना डेसिबल से ऊपर वहां पर ऑडियो जा रहा है। देखिए स्वप्नम जी, यही चीज आपको दिखाई देगी कि बड़ा हास्यास्पद लगता है कि यहाँ पे किरीट सोमैया को पता है और रत्नाकर जी को भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइंस है और वहां पे जो डेसिमल है वो क्या है और किस स्पीड के अंदर आवाज, किस आवाज के अंदर माइक बजाया जा रहा है। लेकिन वहां के ना तो वहां के पुलिस को पता, ना वहां की तहसील प्रशासन को पता, ना वहां के जिला प्रशासन को पता। अरे भाई, किरीट सोमैया की इतनी हैसियत नहीं है क्या कि संबंधित थाने के अंदर फोन करे और उनको कहे कि भाई इसकी व्यवस्था करवाइए, इसको आप कानून के दायरे में लाइए। उसके लिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके लिए आप एक राष्ट्रीय से न्यूज बनाते हैं, उसके लिए आप इसको एक तरह का मीडिया के अंदर उसको इस तरह हाईलाइट करते हैं। इससे आपको क्या मिलता है? इससे आपको इसके अंदर आपका उद्देश्य उन 72 मस्जिदों पे तेज आवाज में बजती हुई आवाज को कम करना नहीं है। इसके अंदर आपको अपनी आवाज भारतीय मीडिया के अंदर चमकाना है। इसके अंदर कहीं ना कहीं आपको देश के अंदर उन्माद और फसाद की स्थिति उत्पन्न करनी है। उसके अंदर आपको ऐसा दिखाना है, जनता के बीच में ये संदेश देना है कि किस तरीके से हम मुसलमानों का मानवर्धन कर सकते हैं, किस तरीके से हमने देखो मुसलमानों की चूड़ी टाइट कर दी है, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अन्यथा देखिए, सीधी सी बात है सबनम जी, अगर मेरे क्षेत्र के अंदर कोई काम गलत हो रहा है और मुझे ऐसा लगता है इसका समाज के अंदर विपरीत प्रभाव है, तो मैं अपने क्षेत्र के थानाध्यक्ष को फोन करूंगा और फोन करके कहूंगा भैया फलान जगह जो है वो अवैध गतिविधि हो रही है, आप जाकर के इसको ठीक करवाइए। और उसके अंदर अगर मुझे लगता है कि थानाध्यक्ष मेरी बात नहीं सुन रहा, तो मैं जिला प्रशासन को बोलूंगा, तहसील प्रशासन यानी एसडीएम को बोलूंगा, वो भी नहीं सुन रहे। उसके बाद में अगर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूं तो बात आपकी जायज मानी जाएगी। लेकिन मुझे एक बात बताइए, वहां पे वो ना थाना अध्यक्ष को चिट्ठी लिख रहे हैं, ना एसडीएम को चिट्ठी लिख रहे हैं, ना जिला प्रशासन को चिट्ठी लिख रहे हैं, सीधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इसको एक नेशनल न्यूज बना रहे हैं ताकि किरीट सोमैया जी पूरे भारत के अंदर मीडिया के अंदर अपना चेहरा बना सके। उनको यह चीज समझ में नहीं आई कि किरीट सोमैया को तो प्रचार मिल जाएगा, भारतीय जनता पार्टी को तो हो सकता है कहीं ना कहीं जो वर्तमान परिस्थितियां चल रही हैं उनके अंदर कुछ राजनीतिक माइलेज बढ़ जाएगा, क्योंकि कुछ इस समाज के हो चाहे उस समाज के हो, उन हुड़दंगी लोगों को और ऐसे लफंगों को ये चीजें अच्छी लगती है। लेकिन वास्तव में समाज की जिसको कहते हैं समाज की जो सद्भावना है, समाज के अंदर जो एक मिलजुल करके जो रहने की जो हमारी जो संस्कृति है, उसके ऊपर कितना बड़ा आघात है वो किरीट सोमैया को नहीं पता। और दुर्भाग्य से देखिए, जब हम इन प्रकार की चर्चा करते हैं तो उसको केवल जस्टिफाई करना चालू कर दिया जाता है। मेरे को तो यह चीज समझ में नहीं आई कि महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष जी ने किरीट सोमैया को यह बात क्यों नहीं कही कि भाई आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप हमारे बेहतर जो मस्जिदें हैं उसके जो क्षेत्र पड़ता है उस जिला प्रशासन के ऊपर, वहां की सरकार की जो तंत्र है उसके ऊपर, वहां का जो वहां की सरकार है उसके ऊपर कहीं ना कहीं आप प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि किरीट सोमैया ये कहना चाह रहे हैं कि महाराष्ट्र की जो सरकार है वो इतनी निकम्मी सरकार है कि वो वहां पे इतनी अवैध गतिविधियां हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस नहीं मानी जा रही है। आज की राजनीतिक परिस्थितियां, क्योंकि देखिए सन 1989-90 से मैं राजनीति को देख भी रहा हूं, लिख भी रहा हूं, बोल भी रहा हूं, राजनीति को समझ भी रहा हूं। हमने आज तक ये तो देखा है कि जो विपक्ष होता है वो ये कहता है जी शासन प्रशासन हमारी सुनता नहीं है, इसलिए हमने ये चीज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के हमने ये समाज की पीड़ा सामने रखी है। लेकिन पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूं कि सत्ता पक्ष अपने शासन प्रशासन के को लेकर के कि मेरा शासन प्रशासन यहाँ की जो वॉइस पोल्यूशन है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, जिसके लिए सत्ता पक्ष को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। वरना मेरा तो ये मानना है कि भाई किरीट सोमैया की आज की तारीख में इतनी हैसियत है कि अगर वो वहां के जिलाधिकारी को या वहां के जिलाधीश को वो अगर फोन लगा करके बात करते हैं या उनको पत्र लिख करके बात करते हैं तो मेरे हिसाब से 1 घंटे के अंदर अंदर ये सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। लेकिन वास्तविकता ये है कि यहाँ पे मुद्दा समस्या का नहीं है, यहाँ मुद्दा समस्या के समाधान का भी नहीं है। यहाँ पे मुद्दा केवल और केवल, जैसे मैंने आपको पूर्व में बताया कि मुद्दा केवल और केवल अपने आप को प्रचारित करने का है। रही बात, देखिए आज की तारीख में हो क्या रहा है, उल्टा से एक सपंगत खा, यानी कि आज अगर आप कुछ बोलते हो तो उसको हाय बाय शाय। 2014 के बाद में जो भारत की राजनीति बदली, वास्तविक विश्वास मानिए सबनम जी, बड़ा आश्चर्य होता है
कि मेरे को ऐसा लगता है कि निकले थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, क्योंकि मैं तो आज उस 2014 के जो नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व जो प्रचार को लेकर के गया था, मैं आज कई उनकी जो सीडी निकाल करके, उनकी जो क्लिप निकाल करके देखता हूं। बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, वो काला धन, और जो जिस तरीके से कहते हैं कि जब रुपए के मुकाबले जब डॉलर बढ़ता है, डॉलर के मुकाबले जब रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की साख गिरती है, प्रधानमंत्री की उम्र से ज्यादा रुपए की कीमत वो हो गई, रुपए की अवमूल्यन हो गया। वो सारी की सारी चीजें मैं देखता हूं, लेकिन आज कहीं ना कहीं उन चीजों के ऊपर कोई विचार नहीं। आज कहीं पे आपको अगर 38 रुपए लीटर के अंदर पेट्रोल मिल रहा हो तो मुझे बताइएगा, क्योंकि उस टाइम तो बाबा रामदेव भी हमारे को ये सारी की सारी चीजें बता रहे थे कि कैसे 38 रुपए लीटर तेल दिया जा सकता है, पेट्रोल दिया जा सकता है लोगों को, कैसे 30 रुपए डीजल दिया जा सकता है। लेकिन आज वो सारे के सारे फार्मूला फेल हो गए। तो कहने का तात्पर्य ये है, आज केवल एक ही मुद्दा है, और वो मुद्दा ये है कि सीधा और सपाट ये है कि हिंदू मुसलमान करो, कहीं भी मस्जिदों के डेसिमल की बात लाइन में आप क्या कहना चाहेंगे? 80-20 का जो एक नारा बुलंद किया गया था, 10 सेकंड निरंजन पोद्दार साहब, आपको क्या लगता है अभी पैमाना क्या है सियासत का? 80-20 का जो नारा एक मर्तबा बुलंद किया गया था इलेक्शन में, कहीं उसी के आगे तो नहीं बढ़ रही है सियासत? सबनम जी, आज की तारीख में मैं यही तो देख करके मेरे को बड़ा आश्चर्य होता है कि सबका साथ सबका विकास, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर है, और वो जो जितनी जो बातें की गई थी वो सारी की सारी बातें क्या करनी के केवल कथनी थी, वो करनी नहीं थी। क्यों मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि आज की तारीख में आप देखेंगे बड़ा आश्चर्य लगता है। अभी आपने देखा होगा वक्फ बिल पास किया है इन्होंने, वक्फ संशोधन बिल पास किया है। आपको ऐसा लगेगा, आपको ये चीज किसी को ये चीज समझ में आ सकती है कि वक्फ काउंसिल के अंदर गैर मुस्लिम हो सकता है, लेकिन गैर मुस्लिम जो है वो वक्फ नहीं कर सकता। यानी कि मैं आज मुस्लिम समाज से नहीं हूं तो मैं वक्फ काउंसिल के अंदर तो मैं अपने आप को रख सकता हूं, लेकिन मैं वक्फ नहीं कर सकता। वक्फ करने के लिए मुझे 5 वर्ष के लिए मुझे प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए। तो ये वो वाली बात नहीं हुई क्या सबनम जी? अब क्या ही कहा जाए, लेकिन वो हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि भाई, और जिस तरीके से सत्ताओं के ऊपर, लेकिन वास्तविकता ये है, तर्क को अगर आप तर्क से साधना चाहेंगे तो उसके बारे में मेरे हिसाब से उसके ऊपर कोई लफ्ज नहीं है। जिस तरीके से कह रहे थे वक्फ बिल की बात मैं कर रहा हूं, तो मुझे इस चीज से घोर आपत्ति ये है कि इन्होंने अभी क्या कहा कि वक्फ बोर्ड जो है वो कोई रिलीजियस बॉडी नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। तो इनके गृह मंत्री संसद के अंदर कह रहे हैं कि रिलीजियस बॉडी को इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल कैसे दिया जा सकता है, यानी कि वो इसको रिलीजियस बॉडी बता रहे हैं। रत्नाकर जी इसको कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी मतलब बता रहे हैं। पहली बात, चलिए कोई बात नहीं, मैं उस लंबी बहस में नहीं पढ़ना चाहता। मैं तो केवल इतनी बात जानना चाहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो संवैधानिक बॉडी है, उसके अंदर आप गैर मुस्लिम तो रख सकते हैं, लेकिन वो गैर मुस्लिम उसको अपनी जमीन दान नहीं कर सकता, अपनी प्रॉपर्टी दान नहीं कर सकता। तो इसको आप क्या कहेंगे? इसको तो आप यही कहेंगे ना कि गुड़ खाओगे गुलगुलों से परहेज करेंगे, पहली बात। दूसरी बात देखिए, जैसे ये करें कि हमने पसमानदा मुसलमान वक्फ बिल पास करके हमने पसमानदा मुसलमानों का इतना भला कर दिया। भाई साहब, मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हूं सबनम जी, 2014 से जिस तरीके से ये पहली सरकार में ऐसी देख रहा हूं जो जब सेना के और सैनिकों के ऊपर कानून लेके आती है अग्निवीर, तो वो रो करके कहते हैं, चिल्ला करके कहते हैं हमारा भला मत कीजिए, लेकिन सरकार करिए नहीं, हम तो आपका भला करके मानेंगे। उसके बाद में किसानों के लिए कृषि बिल लेकर के आती है, तो सारा का सारा भारत का किसान जो है सड़कों पे आ जाता है, कहता है हमें अपना भला नहीं चाहिए, लेकिन सरकार 13 महीने तक अड़ी रहती है, नहीं हम तो आपका भला करके मानेंगे। उसी तरीके से जब जीएसटी लेकर के आते हैं तो कहते हैं हम व्यापारियों का भला कर रहे हैं, पूरा का पूरा भारत का व्यापारी वर्ग आंदोलित हो जाता है, सड़कों पे आता है। आज 7 साल के बाद में भी वो व्यापारी जीएसटी से त्रस्त है, लेकिन सरकार कह रही है नहीं, हम तो व्यापारियों का भला करके मानेंगे। अब सरकार कह रही है हम मुसलमानों का वो बिल के तहत भला करके मानेंगे, और मुसलमान कह रहे हैं भैया आप हमारी हम जिस स्थिति में है आप हमें छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए, आपने हमारा बहुत भला कर दिया, इतने में ही हम संतुष्ट हैं, आप और भला मत कीजिए। लेकिन सरकार कह रही है नहीं, हम तो आपका भला करके मानेंगे। यानी कि सरकार पकड़ के भला कर रही है। बताओ क्या करे ऐसी सरकार का आदमी? आपको ताजुब नहीं लगता सबनम जी
कि जिसका भला कर रहे हैं वो भाग रहा है, भाई मेरा भला मत करो, और सरकार कह रही है नहीं मैं तो भला करके मानूंगी। ठीक है तो भाई निरंजन साहब, पोद्दार सीधी सी साहब। बात है, ये इस तरीके से जी। पकड़ पकड़ करके भला करने वाली सरकार के बारे में अब और आदमी क्या ही बोलेगा, ये बताइए आप।